नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश का उत्तर मागी प्रदेश की शुरुआत करते हैं और आज का सवाल यही है कि कोरोना काल है, लेकिन हाल हमारा और आपका इतना क्यों बेहाल है। बेकाबू रफ्तार हो गई है और तीसरे दिन भी आंकड़ा 1.5 लाख के पार पहुंच गया। सन्नाटा हर तरफ पसरा हुआ है। कब्रिस्तान और श्मशान घाट में शवों की संख्या बढ़ गई है। तो सवाल यह है कि संभल कर कैसे रहा जाए और कोरोना को कैसे हराया जाए। सवाल यह भी है कि नए स्ट्रेन से क्या हम लड़ पाएंगे, और यूपी में कोरोना के खिलाफ चिट्ठी बम भी फूट रहा है। तो ऐसे में हम और आप सुरक्षित कैसे रहें और जिम्मेदारी सभी अपने अपने स्तर पर कैसे उठाएं, यही उत्तर मांग रहा है प्रदेश। कोरोना की दूसरी लहर ने हिंदुस्तान को बेबस करना शुरू कर दिया है। आप माने या न माने, लेकिन हालात और हकीकत यही है। इस बार की बेकाबू रफ्तार को संभालने की व्यवस्था हाफ उठी है। महामारी से होने वाली कहर की आशंका से संतरी से लेकर मंत्री तक हिले हुए हैं। कोरोना के संक्रमण से प्रदेश के हर हिस्से में हालात बिगड़ रहे हैं, लेकिन राजधानी लखनऊ में स्थिति गंभीर हो गई है। लखनऊ में कोरोना से निपटने के इंतजामों पर कानून मंत्री ने सीएमओ समेत कई अफसरों की शिकायत की। कानून मंत्री ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि एम्बुलेंस न ज्यादा टेस्टिंग है और न ही बेड। आप समझ सकते हैं कि जब प्रदेश के मंत्री इस तरह की चिट्ठी लिख रहे हो तो फिर हालात कितने गंभीर हो चले। हालांकि सूबे के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा दावा कर रहे हैं कि हालात काबू में और व्यवस्था को दुरुस्त बनाया जा रहा है। देखिए, कानपुर है, गोरखपुर है, मेरठ है, सहारनपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, कानपुर देहात का क्षेत्र है। ये संक्रमण से प्रभावित जिले हैं और नोएडा गाजियाबाद में भी धीरे धीरे वो अपना पैर पसारने की तरफ बढ़ रहा है। तो इन सारी चीज़ों पर नज़र है सरकार की और इन क्षेत्रों पे हमने खास तौर से इंतजामात किए हैं। सारी जगहों पर हमने प्रभारी मंत्रियों को अलग अलग जिलों में लगाया है। वो दिन भर अपने वहाँ के लोगों से संपर्क में हैं, संगठन से भी संपर्क में हैं, जिला प्रशासन के साथ भी समन्वय स्थापित कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग और नगर निकायों के साथ में भी वो समन्वय स्थापित कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है इन किन प्रकारण किस प्रकार से कोरोना संक्रमण की चेन को हम तोड़ने में सफल बने। ये तो बात हो गई हालात की। अब जरा आंकड़ों पर भी गौर कीजिए और समझिए। बीते 24 घंटे में 13,685 नए मरीज मिले। एक्टिव केस की संख्या 82,000 के करीब पहुंच चुकी है और 72 लोग कोरोना संक्रमण के चलते काल के काल में समा चुके हैं। अब तक आंकड़ों के मुताबिक लखनऊ में हालात सबसे ज्यादा बदतर हो गए। वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना कहर बनाए हुए है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 1,334 मरीज आए और 7 लोगों की जान चली गई। प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या 7,846 पहुंच गई है। तो बात का लब्बो-लुबाब ये है कि हालात पिछले साल से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी दुश्वारियां अपनी जगह है, लेकिन जिम्मेदारी हमको और आपको भी निभानी होगी, क्योंकि कोरोना एक महामारी है। किसी भी स्तर पर चूक हो तो फिर हालात कितने भयावह हो सकते हैं, ये किसी से छिपा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हालात बिगड़ गए हैं। हालात ऐसे हैं कि बेकाबू होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो प्रदेश के एक वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री को कम से कम चिट्ठी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सवाल यही है कि कोरोना के कहर से जान बचे तो आखिर कैसे बचे। इन्हीं सवालों का जवाब लेंगे। हमारे साथ 2 सीनियर डॉक्टर जुड़ गए हैं। डॉक्टर अमरेश सिंह सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर अंकित कुमार सिन्हा, आप दोनों का बहुत स्वागत है। डॉक्टर अमरेश जी, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। जो स्थितियां बन रही हैं कोरोना को लेकर, और एक बात आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही कि अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक 65% ऐसे मरीज हैं कोरोना संक्रमित जिनकी उम्र 45 से कम है। तो क्या ये मान लिया जाए कि अब उस मुगालते समय बाहर आना होगा कि बुजुर्गों को ज्यादा खतरा है और जो युवा है उनको कम? देखो, जो भी कंडीशन बनी हुई है उस हिसाब से जो अभी जो डबल म्यूटेंट कोरोना वायरस है, ये बिल्कुल ही अलग है। जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें अब और इसमें बहुत अंतर है। इसमें जो ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं वो लेस देन 45 इयर्स एज ग्रुप के हैं। रीज़न इसमें 2-3 हैं। एक तो हम जो यंग पॉपुलेशन है उन्होंने सबने रिलैक्स कर लिया है। सभी ने शॉपिंग मॉल्स, प्ले ग्राउंड्स, जिम्स और जितने भी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, जिसमें मास्क जो लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, हैंड वॉशिंग करनी है,
वो उन्होंने खत्म कर दी है। और तीसरी चौथी बात की वैक्सीनेशन इनमें अभी पूर्ण ऑल ओवर इंडिया स्तर पे अभी लागू नहीं हुई। तो बेस्ट यही रहेगा कि अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ये अच्छी तरह फॉलो करते हैं तो केसेस कम हो सकते हैं। और दूसरी बात अगर वैक्सीनेशन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड पीएम मोदी जी से मैं आग्रह करता हूं कि अगर वो 18 साल से ऊपर और 18 साल तक, मतलब 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन के लिए अगर मंजूरी मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जितनी जल्दी हम 70% ऑफ पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, तो इससे मतलब केसेस कम हो सकते हैं। नहीं तो वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है और जागरूकता का दायरा बढ़ाने की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर अंकित सिन्हा जी, एक सवाल और बार बार लोगों के मन में आ रहा है कि क्या ऐसा हुआ है कि जो पहला स्ट्रेन था कोरोना का, उसके लक्षण कुछ और थे, इसके लक्षण कुछ और हैं, लक्षणों में कुछ फर्क आया है क्या? और जो फीवर आपको नील आना बहुत कॉमनली था, लोग में चला जाना और टेस्ट चले जाना। इस बार में आंखों में थोड़ी सी आपको जो कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं वो आ रहे हैं, लूज मोशन जो है वो ज्यादा है और वीकनेस, टायर्डनेस, बॉडी एक काफी ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो हम लोग केसेस देख रहे हैं उसमें सिम्टम स्टार्ट होने में और फेफड़े में निमोनिया होने में पहले लगभग 8 से 10 दिन का समय होता था। अभी जो हम लोग जो केसेस देख रहे हैं वो जब पेशेंट को कभी भी जब भी स्टार्ट हुआ है, सिम्टम्स जब भी स्टार्ट होते हैं, उससे फेफड़े में जो निमोनिया हो रहा है वो तीसरे चौथे दिन में ही आ जा रहा है। हमारे पास ऐसे केसेस भी आ रहे हैं कि 3 दिन पहले हमारा फीवर स्टार्ट हुआ है, जो भी सिम्टम्स स्टार्ट हुए थे और आज हमने सीटी स्कैन कराया है तो उसमें फेफड़े ग्रसित आ रहे हैं, कॉमन निमोनिया से ग्रसित आ रहे हैं। तो ये डेफिनेटली ये चेंजेस आए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो इस बार का स्ट्रेन, जो भी स्ट्रेन है हमारा, जो डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, वो काफी इंफेक्शियस है। अर्लियर जो हमारे जो पहले में थे, हमने देखा था कि एक फैमिली में हम उनमें अगर 10 लोग हैं तो 2 या 3 लोग को होता था। इस बार अगर एक फैमिली में हो रही है तो फैमिली का बड़े से बड़े लोग को लेके छोटा बच्चा तक भी उस बीमारी कोविड से जो है वो ग्रसित हो रहा है। और हमारे पास ऐसे भी आए हैं, एक फैमिली के 20 लोग पॉजिटिव थे और 20 लोग कोरोना से ग्रसित होकर आके एडमिट भी होना पड़ा जी। तो मतलब ये हम कह सकते हैं कि बच्चे, युवा, बुजुर्ग कोई सुरक्षित नहीं है। और दूसरा, अगर पेट खराब होता है, आंखों में भी दिक्कत होती है तो भी हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल, ये केवल पहले जैसा ये नहीं है कि केवल आपका स्मेल चला जा रहा है या फीवर आ रही है तो ही देखना है। इसके अलावा लूज मोशन इस बार काफी कॉमनली पेशेंट्स में देखे जा रहे हैं। बिल्कुल, पहले हमारे में ये सिम्टम्स नहीं थे, पर इस बार के स्ट्रेन में ये सारे एडिक्शन जरूर हुए हैं। बिल्कुल। डॉक्टर अमरेन जी भी आपकी बात में कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। डॉक्टर अमरेन जी, मैं यही कहना चाह रहा था कि जो सिम्टम्स हैं, जो मेन सिम्टम्स हैं, जो फीवर था, ड्राई कफ था और माइल्जियस थे, मलेज था, वो अभी भी है। बट उसके अलावा डायरिया पिछली बार भी था, इस बार भी है। बट हाँ, कंजक्टिवाइटिस, रेडनेस इन दी कंजक्टिवा और डिस्कलरेशन। बिल्कुल, डॉक्टर अमरिंदर जी से संपर्क टूट गया, उनसे हम संपर्क करेंगे। डॉक्टर अंकित जी, एक सवाल और भी है कि जो पहला स्ट्रेन कोरोना का आया था उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे या जो बहुत सारे लोगों ने दावे किए कि हमें कोरोना हुआ, हमने घर में काढ़ा पिया, हमने कुछ आयुर्वेदिक दवाइयाँ खाई और ठीक हो गए। क्या ये वाली सोच सही है या फिर खतरनाक स्थिति इन्हीं से बनती है, लोग देर कर देते हैं अस्पताल पहुँचने में? आपसे मैं बता रहा था कि पहली बार में जब ये चीजें हो रही थी कि जब सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे थे और फेफड़े जो में निमोनिया हो रहा था उसमें समय था 9-10 दिन के लगभग टाइम लग रहे थे। ठीक है, इस बार का जो स्ट्रेन है वो कोविड निमोनिया जो है काफी जल्दी करा दे रहा है। और जब कोविड निमोनिया हो रहा है तो वो सडनली जो ऑक्सीजन ड्रॉप हो जा रहा है कि निमोनिया जैसे ही बढ़ रही है तो 4-5वें दिन में भी पेशेंट्स आ रहे हैं जहां उनका ऑक्सीजन लेवल कम होने लग रहा है। तो डेफिनेटली घर पे बैठे ना करें, जब डॉक्टर से मिले, डॉक्टर की सलाह से ही कोई घर के डॉक्टर बोलता है कि आपको घर पे रहना है तभी घर पे रहें। अपने आप से काढ़ा पी के, कोई भी दवाइयाँ खा के और ये सब ना करें। मैं डेफिनेटली करूंगा, ये कहूंगा। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि घर पर आप रह सकते हैं, लेकिन अगर डॉक्टर आपको सलाह देते हैं तो ही घर पर रहिए, वरना वो आपकी जिंदगी के लिए खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर अंकित, जिस तरीके से डॉक्टर अमरेन जी कह रहे थे कि वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने की जरूरत है और 45 के बजाय अब 18 तक जाएं तो और बेहतर होगा, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने दिन हम बच गए तो और बच जाएंगे, वैक्सीन में तो तमाम दिक्कतें आ रही लोगों को। इससे कैसे बचें, इस सोच से? नहीं, ये सोच तो बिल्कुल अपना बदलने की जरूरत है। वैक्सीनेशन से हमने देखा हुआ है कि कुछ हमारे जो
चिकित्सक जो जिनको वैक्सीन लग चुकी हुई है, उनको अगर कोरोना इस बार हुआ है तो उस कोरोना में वो ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक रह रहे हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और सबसे बड़ी बात जो कोविड का निमोनिया जो लंग्स को इन्फेक्ट जो करने की क्षमता है वो नहीं हो पा रही है। तो डेफिनेटली जो वैक्सीन लगाने से एटलीस्ट हम ये नहीं कहते कि आपको कोरोना नहीं हो सकता है, आप कोरोना बिल्कुल हो सकता है, बट जो कोरोना की जो सिवियरिटी है वो नहीं हो रही है। वो कोई भी वैक्सीन आप लगाते हैं, लोगों का बहुत क्वेश्चन हमारे से आते हैं कौन सी लगाया जाए। मेरा ये कहना है कि कोई भी वैक्सीन जो है वो जरूर लगाएं, और वैक्सीन से ये डेफिनेटली हो हमें देखने को मिला है अभी तक जो भी पेशेंट ने लगाया हुआ है, ज्यादातर तो अभी तक जो केसेस आए हैं वो हमारे डॉक्टर बंधु लोग ही थे जिनको हुआ है, बट उनको होने के बावजूद भी उनमें जो इन्फेक्शन जो लंग्स का तो काफी आप लोग से सभी लोगों से आपके चैनल की मदद है। तो बिल्कुल, यानी कि वैक्सीन से ये फायदा तो है कि अगर आपको कोरोना हो भी जाता है तो आप उस क्रिटिकल स्टेज में नहीं पहुंचे। डॉक्टर अमरेंद्र जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, तमाम चीज़ें हैं, तमाम दुश्वारियां आ रही हैं, इन सब के बीच जो क्रिटिकल केसेस आपके सामने आ रहे हैं, किस तरीके का और बदलाव आप लोग देख रहे हैं और लोगों को क्या सुझाव देंगे कि कैसे बचे? हालांकि सुझाव 1 साल से दिया जा रहा है, लेकिन अब जो हालात बन रहे हैं उसमें लोगों को फिर सतर्क करने की जरूरत है। बिल्कुल सर, देखो मैं हाथ जोड़ के निम्रता से पूरे भारतवासियों को कह रहा हूँ कि केयरफुल हो जाएं, केयरलेस मत बने, ठीक है? क्योंकि ये केयरलेसनेस ही है जिसके कारण हमारा सारा देश पीछे जा रहा है। इतना पीछे चले जाएगा आप सोच में नहीं सकते। देखो ताइवान देख लो, ताइवान ने मास्क तब स्टार्ट कर दिया था जब उनको पता लग गया था कि ये पेंडेमिक होने वाला है, उसने पहले ही स्टार्ट कर दिया था मास्क पहना। अभी उनके केसेस बिल्कुल कम है। जापान में पूरा देखा जाए उन्होंने जो ये मास्क की प्रतिक्रिया बहुत पहले स्टार्ट कर दी थी। अभी हांगकांग में मतलब इतने फ्री मास्क बांटे जा रहे हैं और लोग पूरा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर ही है जिसके कारण हम बच सकते हैं। तो मैं सबको यही बोलूंगा कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो अगर आपका ठीक रहेगा तो आप बिल्कुल सही रहेगा काम, नहीं तो बहुत गड़बड़ होने वाला है। ये इतना ज्यादा गड़बड़ हो जाएगा कि हम इसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। तो सबको मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितनी देर तक आप अच्छी तरह मास्क जिससे नाक और मुंह पूरा कवर हो और सामाजिक दूरी जो 2 मीटर की है वो बना के रखें और हैंड वॉशिंग हर 30 मिनट में 20 सेकंड तक हैंड वॉशिंग करते रहें। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वैक्सीनेशन। हमारे भारत में 2 तरह की वैक्सीन है। रूमर्स उठ रहे हैं कि ये वैक्सीन ठीक नहीं है, वो वैक्सीन ठीक नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों की स्पेसिफिसिटी सेम है, कोवैक्सीन की भी और कोविशील्ड की भी। 70 से ऊपर उनकी दोनों की स्पेसिफिसिटी है। जब तक वो आप नहीं कर पाओगे आपको प्रॉब्लम होगा। तो बेस्ट है कि आप अपने आप को जितनी जल्दी वैक्सीनेट कराएं। और दूसरी एक बात और, वैक्सीनेशन लगने का तरीका मतलब ये है कि आपको इमीडिएटली इम्यूनिटी नहीं आ पाएगी। रीजन बीइंग 2 जो वैक्सीन लगती है, अगर एक वैक्सीन आज लगी है, दूसरी वैक्सीन 4 वीक्स पे वो वैक्सीन लगती है, तो 2 वीक के बाद मींस 6 वीक्स तक आपको एंटीबॉडी लेवल आपका रिच होता है। जब एंटीबॉडीज आपके ब्लड में अच्छे बन जाते हैं उसके बाद इम्यूनिटी स्टार्ट होती है। और आप इसके कारण अगर कोई बिल्कुल, यानी कि वैक्सीन लग भी जाए उसके बाद भी सतर्कता बहुत जरूरी है, मतलब निश्चिंत होकर नहीं घूमना है। एब्सोल्युटली बिल्कुल। डॉक्टर अंकित जी, एक आखिरी सवाल आपसे। लखनऊ की बात करें हम या फिर मध्य प्रदेश के इंदौर भोपाल की बात करें, तमाम ऐसे जिलों से खबरें आ रही हैं कि केसेस इतनी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं कि बेड की संख्या कम होनी शुरू हो गई है। कोविड वार्ड्स में अब जगह नहीं बच रही। क्या उस हालात की तरफ हम बढ़ रहे हैं? ये जानना इसलिए जरूरी है ताकि इस डर से हो सकता है लोग मान जाए। क्या वो स्थिति बन रही है? डेफिनेटली हो रही है और मेरे हॉस्पिटल में भी ये बहुत हो रही है कि मैं अगर अपने ओपीडी से कितने एडमिशंस के लिए बोलना पड़ रहा है, बट किसी भी दुर्भाग्यवश जो है वो बेड हमें नहीं अवेलेबल हो पा रहे हैं टाइम पे भी। तो और ये ऐसी हालात जो मैं इधर गाजियाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ तो दिल्ली एनसीआर में ये हालात हर जगह है। और ऐसा नहीं है, मैं सारे दोस्तों से बात करने के भी देख रहा हूँ जो हमारे इस कोविड में काम कर रहे हैं, वहाँ पर भी अस्पतालों में बेड नहीं मिल पा रहे हैं जिन्हें हमें भेजना पड़ रहा है। हमें मालूम है कि इस तरह से लोगों को बहुत ही प्रॉब्लम हो रही है, बट ये होता है कि हम स्ट्रेच हो चुके हैं, हम बिल्कुल स्ट्रेच हो गए हैं। इस समय हर जगह पे, हर प्राइवेट हॉस्पिटल, इवन सरकारी हॉस्पिटलों में भी बेड्स की जो है वो कमी हो रही है।
तो मेरा मानना आप लोगों से यही कहना है कि जितना अपने आप को हम बचा कर रखें कि हम उस कंडीशन में पहुंचे ही नहीं जहां हमें वो भर्ती होने की आवश्यकता हो सके, वही सबसे बड़ी चीज रहेगी हमारे लिए। अन्यथा जो है हम इस लड़ाई को जो बहुत अच्छे से हम लड़ रहे थे लास्ट ईयर में, और इस बार हमारे जो भी रीजन रहा, जो हमारे बिहेवियर में चेंजेस आए, बिल्कुल, तो सबसे बड़ी सतर्कता और जीत इसी में है कि अस्पताल पहुंचने की नौबत ही ना आए, क्योंकि डॉक्टर अंकित जी ने बताया कि अस्पतालों में जगह की कमी हो गई है और उनकी मजबूरी है कि इन्हें वापस करना पड़ता है, और ये हालात पूरे देश में हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर अंकित, डॉक्टर अमरेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी महत्वपूर्ण सलाह दर्शकों को देने के लिए कि कोविड से कैसे बचा जाए। वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, अपना ख्याल रखना बहुत जरूरी है, मास्क पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर अस्पताल पहुंचने की नौबत आई तो हो सकता है कि बेड भी ना मिले।